नमस्कार। आज हम H1B वीज़ा कार्यक्रम पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी हाल में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक का एक बयान आया। उन्होंने इसे अमेरिकी नौकरियों को नुकसान पहुंचाने वाला एक घोटाला तक कह दिया। हाँ, ये बयान काफ़ी चर्चा में रहा और ये कुछ हद तक ट्रंप प्रशासन के समय की सोच से मिलता भी है। सही। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा डिस्कशन H1B वीज़ा कार्यक्रम, आलोचना और वास्तविकता नाम के एक लेख पर आधारित है। हाँ, और कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई ये H1B वीज़ा आखिर है क्या चीज़, काम कैसे करता है। और सबसे ज़रूरी, ये भारतीयों के लिए इतना अहम क्यों है? मतलब 70% से ज़्यादा वीज़ा भारतीयों को मिलना ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि क्या ये प्रोग्राम सच में अमेरिकी नौकरियों के लिए खतरा है, जैसा कुछ लोग कहते हैं? या फिर ये ज़रूरी टैलेंट लाने का एक रास्ता है, और इसमें भारतीयों का इतना बड़ा हिस्सा क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। ज़रूर। ये H1B वीज़ा है क्या असल में? देखिए, H1B एक तरह का गैर आप्रवासी वीज़ा है। गैर आप्रवासी मतलब? अस्थायी। हाँ, अस्थायी। ये अमेरिकी कंपनियों को इजाज़त देता है कि वो कुछ खास तरह के कामों, जिन्हें विशेष व्यवसाय या स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस कहते हैं, उनमें सीमित समय के लिए विदेशी नागरिकों को नौकरी पर रख सकें। विशेष व्यवसाय, इस शब्द पर ही कभी-कभी बहस होती होगी, है ना? मतलब कौन तय करता है कि क्या विशेष है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। कभी कभी होती है बहस, पर नियम ये कहता है कि विशेष व्यवसाय वो है जिसके लिए आपको ऊंचे दर्जे का खास ज्ञान चाहिए। और डिग्री? हाँ, और आमतौर पर कम से कम बैचलर डिग्री या उसके बराबर की कोई योग्यता होनी जरूरी है, जैसे इंजीनियरिंग, IT, फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिसर्च। इस तरह की फील्ड। समझ गई। तो ये तो हुई कर्मचारी की बात, लेकिन जो कंपनी नौकरी दे रही है, मतलब नियोक्ता, उन पर क्या शर्तें होती हैं? नियोक्ताओं के लिए भी नियम हैं और काफी कड़े हैं। उन्हें ये पक्का करना होता है कि वो H1B वाले कर्मचारी को कम से कम उतनी तनख्वाह देंगे जितनी वो उसी तरह के काम और अनुभव वाले अमेरिकी कर्मचारी को देते। अच्छा। या फिर उस इलाके में उस जॉब के लिए जो प्रचलित वेतन यानी प्रिवेलिंग वेज है, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो देना पड़ेगा। तो इरादा तो बराबरी का लगता है, लेकिन फिर भी आलोचना होती है कि कंपनियां कम वेतन देती हैं या अमरीकी लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। हाँ, यही तो आलोचना का मुख्य बिंदु है। वैसे कार्यक्रम का मकसद तो उन कंपनियों की मदद करना था जिन्हें अमेरिका में ही जरूरी स्किल वाले लोग नहीं मिल पा रहे। और ये वेतन वाले नियम इसीलिए हैं ताकि विदेशी कर्मचारियों को कम पैसे देकर अमेरिकी कर्मचारियों का नुकसान ना हो, मतलब दोनों के हितों की रक्षा हो। पर ये कितने कारगर हैं, इस पर बहस चलती रहती है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है पूरा प्रोसेस? वीजा मिलता कितने टाइम के लिए है? शुरू में ये वीजा 3 साल के लिए मिलता है, ज्यादा से ज्यादा 6 साल। और 6 साल बाद? 6 साल के बाद या तो उस व्यक्ति को कम से कम 1 साल के लिए अमेरिका से बाहर जाना पड़ता है, या फिर अगर उनकी कंपनी ने अप्लाई किया है तो वो स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड के प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। और वो जो एक लिमिट होती है हर साल, कैप, उसके बारे में बताइए। हाँ, एक सालाना सीमा है। हर वित्तीय वर्ष में 65,000 नए H1B वीजा जारी किए जाते हैं। ये है रेगुलर कैप। अच्छा। इसके अलावा जो लोग अमेरिकी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स या उससे ऊंची डिग्री लेते हैं, उनके लिए 20,000 और वीजा का कोटा अलग से है। तो कुल 85,000 हुए। पर क्या सारे H1B वीजा इसी कैप के अंदर आते हैं? नहीं, और यही बात दिलचस्प है। कैप पूरी कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे वो याचिकाएं जो जारी रोजगार यानी कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयमेंट के लिए होती हैं, मतलब जो लोग पहले से H1B पर हैं और शायद कंपनी बदल रहे हैं या वीजा बढ़ा रहे हैं, वो इस कैप में नहीं गिने जाते। ओह। और आपको सुनकर शायद हैरानी हो, 2024 में ये जारी रोजगार वाली याचिकाएं शुरुआती रोजगार वाली याचिकाओं से लगभग दोगुनी थीं। दोगुनी? मतलब कैप से बाहर भी बहुत सारे वीजा हैं। और कोई छूट है कैप से? हाँ, एक और बड़ी छूट है। जो लोग यूनिवर्सिटी, उनसे जुड़े नॉन प्रॉफिट संगठन या सरकारी रिसर्च संस्थानों में नौकरी करते हैं, उन पर भी ये कैप लागू नहीं होता। तो असल में हर साल 85,000 से कहीं ज्यादा H1B वीजा दिए जाते हैं। बिल्कुल, ये संख्या काफी बड़ी हो जाती है। अब आते हैं उस बात पर जिसकी बहुत चर्चा होती है, भारतीय इसमें कहाँ है? आंकड़े बताते हैं 70% से ज्यादा सफल H1B याचिकाएं भारतीयों की। ये तो बहुत ही ज्यादा है। चीन दूसरे नंबर पर है, सिर्फ 12-13% के साथ। हाँ, ये आंकड़ा चौंकाने वाला लगता है, पर ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। देखिए, भारत दुनिया में प्रवासियों का सबसे बड़ा सोर्स है। सच में? हाँ, 2023 के हिसाब से अमेरिका में ही करीब 29 लाख भारतीय प्रवासी थे। UAE के बाद अमेरिका ही भारतीयों के लिए दूसरा सबसे बड़ा ठिकाना है। और अमेरिका के अंदर भी भारतीय प्रवासी अब दूसरा सबसे बड़ा समूह है, मैक्सिकन के बाद। बिल्कुल सही।
अमेरिका की कुल विदेशी जन्मी आबादी का लगभग 6% भारतीय हैं। और इसका सीधा कनेक्शन H1B से दिखता है। हाँ, दिखता है। भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सबसे बड़े समूह में से हैं। और फिर जैसा आपने कहा, वित्त वर्ष 2023 में करीब 2/3 H1B वीजा भारतीयों को ही मिले, खासकर उच्च कुशल नौकरियों के लिए। तो ये भारत के बड़े टैलेंट पूल, खासकर स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में उनकी ताकत को दिखाता है। निश्चित रूप से। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, विवाद तो है ही। वाणिज्य सचिव का बयान उसी तरफ इशारा करता है। हाँ, विवाद तो पुराना है और चलता रहता है। सुधार या पाबंदी की बातें भी होती हैं। बहस इसी बात पर है कि क्या ये प्रोग्राम अर्थव्यवस्था को जरूरी टैलेंट देकर फायदा पहुंचाता है या फिर ये स्थानीय नौकरियों और वेतन को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, H1B एक अस्थायी वर्क वीजा है, खास स्किल्स वाले विदेशियों के लिए। हाँ, कंपनियों पर वेतन और योग्यता के नियम हैं, हालांकि उनकी प्रभावशीलता पर सवाल है। सही। एक सालाना कैप है, पर उससे कहीं ज्यादा वीजा असल में जारी होते हैं, क्योंकि कई छूटें भी हैं। बिल्कुल। और भारतीय इसके सबसे बड़े लाभार्थी हैं, जो अमेरिका में उनकी बड़ी आबादी और तकनीकी कौशल को दिखाता है। पर विवाद बना हुआ है, खासकर अमेरिकी नौकरियों पर असर को लेकर। हाँ, ये एक जटिल मुद्दा है। ये समझना जरूरी है कि दुनिया भर से टैलेंट का फ्लो कैसे काम करता है और ये अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर डालता है। ये आप्रवासन नीतियों और अर्थव्यवस्था पर उनके असर की एक बड़ी बहस का बस एक हिस्सा है। सही कहा। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल के साथ। जरूर। अगर मान लीजिए भविष्य में H1B कार्यक्रम में बड़े बदलाव किए जाते हैं, तो अमेरिका की जो इनोवेशन की क्षमता है और दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट को खींचने की उसकी ताकत है, उस पर इसका लॉन्ग टर्म असर क्या हो सकता है, इस पर सोचा जा सकता है।